नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारा लोकसभा का टॉपिक चल रहा है, या कह सकते हैं पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का ही एक अंग है लोकसभा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो क्लास में सब कुछ हो चुका है, जो भी तथ्य हैं वो नॉर्मली हो चुके हैं, तो मैं आगे के तथ्य की बात करता हूं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, उसके नॉर्मली क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं उस पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो करने का अधिकार होता है वो स्पीकर को ही होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार जनरली ऐसे प्रश्न कथन वगैरह में बन जाते हैं, तो उसे भी आप याद रखेंगे। वहीं दूसरा, अगर हम बात करें सदन में अव्यवस्था फैलने पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सदन में अव्यवस्था फैलने पर वह सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। जैसा कि आप देखते होंगे कई बार लोकसभा में हंगामा वगैरह हो जाता है, तब आपने देखा होगा कई बार जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो उस कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं, कई कई घंटे के लिए स्थगित हो जाती है। तो यही प्रश्न है जो कई बार पूछा जा सकता है। तो कभी भी सदन में अव्यवस्था फैलने की स्थिति में जो सदन की कार्यवाही है उसको स्थगित करने का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष से अगर हम अन्य कार्यों की बात करें, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, ध्यान रखना है, जिसको हम संयुक्त अधिवेशन भी कहते हैं, उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118(4), ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118(4) साफ शब्दों में इस बात को कहता है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों याद रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम अन्य कार्य की बात करें, जो इनके मुख्य कार्य हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो उनका ये भी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। फाइनली याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये बात भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है। वहीं कई बार आपने देखा होगा किसी प्रश्न पर यदि ऐसा मुद्दा कभी आ जाता है, या मान के चलिए ऐसा प्रश्न कभी लोकसभा में उठ जाता है, किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर मत पड़ जाते हैं, मान के चलिए पक्ष में भी 50% मत पड़ गए हैं और 50% मत ही विपक्ष में पड़ गए हैं किसी भी प्रश्न को लेकर, तो उस स्थिति में कास्टिंग वोट या निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 साफ शब्दों में इस बात को कहता है कि यदि लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में दोनों में मतदान की स्थिति में बराबरी हो जाती है, तो उस स्थिति में फाइनल वोट डालने का जो अधिकार है या निर्णायक वोट डालने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। दोस्तों सदन की कार्यवाही में किस सदस्य को बोलना है, किसको नहीं बोलना है, इसकी अनुमति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। चूंकि आप जानते होंगे वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसकी देखरेख में पूरे लोकसभा का कार्य होता है। साथ ही साथ अगर हम अन्य कार्य की बात करें, तो कई बार देखिए कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार का कार्य है वह कौन करता है? कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में हो सकता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार का कार्य है उसे कौन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कई बार प्रश्न इस प्रकार का एग्जाम में बन सकता है। यदि आप दरोगा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं स्टूडेंट, अगर हम लोकसभा की शक्ति की बात करें, पावर ऑफ लोकसभा,
तो दोस्तों साफ शब्दों में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ, हालांकि फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। इसे इस तरीके से समझ लें आप कि मुख्य तौर पर अगर हम संसद के दोनों सदनों की बात करें, और अगर संसद के दोनों सदनों की बात है तो आप इस तरीके से मान के चलिए, एक सदन आपका लोकसभा है और दूसरा सदन आपका राज्यसभा है। तो अगर हम शक्तियों की बात करें तो याद रखना है दोस्तों, इसे आप दिमाग में बैठा लें कि मैक्सिमम शक्ति या ज़्यादातर शक्ति लोकसभा के ही पास है, राज्यसभा के पास बहुत गिनी चुनी शक्ति है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूं, अगर व्यवस्थापिका शक्ति की बात करें हम, मतलब कि कानून बनाने की शक्ति। दोस्तों ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये दो विधेयक ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुन लें आप। संविधान संशोधन विधेयक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और मनी बिल मतलब कि धन विधेयक, ये दो विधेयक ऐसे हैं दोस्तों, अगर इन्हें हम अलग कर दें और इसके अलावा जो विधेयक होते हैं, जो कानून बनाने वाले विधेयक होते हैं, या अन्य कोई भी विधेयक जो भी होता है, वो साधारण विधेयक की श्रेणी में गिना जाता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, यदि साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है दोनों सदनों में, मान के चलिए कोई साधारण विधेयक आया है या कानून बनने के लिए कोई साधारण विधेयक आया है, और अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर या किसी साधारण विधेयक को लेकर, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और जैसे ही वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है तो उस बैठक में आप देखते होंगे, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो लगभग, ये मान के चलिए, लगभग राज्यसभा से दोगुनी है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि राज्यसभा में भी अगर सरकार की कम भी एमपी होते हैं राज्यसभा में, तो ये बात क्लियर है कि कुछ एमपी राज्यसभा में सरकार के होते ही हैं। अगर हम उसी स्थिति को देखें, चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता है। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों में किसी साधारण बिल पर मतभेद हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें भी अगर हम देखेंगे तो लोकसभा की ही पावर ज़्यादा निकल कर सामने आएगी। जैसा कि आप ये मानिए, जब दोनों की जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो फिर वहाँ जिस विधेयक पर मतभेद हुआ है, ध्यान से सुनना है दोस्तों, जिस विधेयक पर मतभेद हुआ है या जिस साधारण विधेयक पर मतभेद हुआ है, वह जो प्रस्ताव है वहाँ साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर वहाँ फिर बहुमत से पारित किया जाता है तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर आ गई होगी, चूंकि लोकसभा की चूंकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है दोस्तों, वो राज्यसभा से दोगुनी है। अब चूंकि दोगुनी है और वहाँ राज्यसभा के भी सदस्य हैं, तो वो जो बिल है वो आसानी से पास हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वो लोकसभा की तरफ ही पास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हम धन विधेयक, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगर इन दोनों को हटा दें तो बाकी सारे विधायक सिंपल बिल की श्रेणी में आएंगे। और यदि सिंपल बिल पर या साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है दोस्तों, वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया भी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो अध्यक्षता करता है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 118 4 याद रखना है, उसके थ्रू वो अध्यक्षता करता है।
इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर भी लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। चूँकि जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो दोनों जो सदन के जो सदस्य हैं उनको एक साथ बैठाया जाता है, और वहाँ एक साथ बैठाने के बाद वह जो प्रस्ताव था या बिल था जिस पर हंगामा हुआ था या जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हुआ था, उसे वहाँ साधारण बहुमत के द्वारा पास कर दिया जाता है। अब चूंकि लोकसभा की संख्या वैसे ही लगभग राज्यसभा से दोगुनी है, तो वो कहीं ना कहीं पर वहाँ आसानी से पास हो जाता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम दोस्तों कह सकते हैं कि कानून निर्माण के मामले में भी कहीं ना कहीं लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज़्यादा है। आशा करता हूँ कि टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो उन स्टूडेंट तक भी पहुँच सके जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगामी समय में करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। मतलब कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लोकसभा का कार्यपालिका पर या कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर पूर्णतः कंट्रोल होता है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है, ज़रा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन होंगे आपके सामने, ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा लोकसभा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, याद रखेंगे। देखिए इसका सीधा सा आंसर है लोकसभा। चूँकि आप जानते होंगे कि भारत में लोकसभा भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3), ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) साफ शब्दों में ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि लोकसभा जो है या चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो अगर किसी के मुट्ठी में होती है तो वो लोकसभा के होती है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, यदि लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद का विश्वास रहता है तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है, और यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन, यदि वो पारित हो जाता है तो उसी दिन उसी समय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसका मतलब क्लियर आपको ये बात दिमाग में रख लेनी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर जो पूर्ण नियंत्रण होता है वो लोकसभा का होता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, मतलब कि लोकसभा की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, या ऐसा कह सकते हैं कि लोकसभा का पूरी तरीके से कंट्रोल है केंद्रीय कार्यपालिका पर। तो ये भी बात आप याद रखनी है। और साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि प्रत्येक वर्ष हर साल जो भी केंद्र में सरकार होती है वो अपना एक बजट पास करती है, और बजट का जो उल्लेख है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बताता है। और कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको इस तरीके से याद रखें, चूँकि कथन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 112 है इसमें बजट है। अगर भारत सरकार बजट पास करती है, बजट प्रस्तुत करती है सदन में, और लोकसभा बजट को अस्वीकार करती है, बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से कथन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। जैसे ही केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत सदन में करती है और अगर लोकसभा उस बजट को अस्वीकार कर दे या अस्वीकृत कर दे, तो ध्यान रखना है दोस्तों उस स्थिति में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। कई बार कथन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और वहीं तीसरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो उसका धन्यवाद प्रस्ताव होता है, ध्यान से सुनना है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो उसका धन्यवाद प्रस्ताव होता है, यदि उस प्रस्ताव को भी लोकसभा अस्वीकृत कर दे
तब भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो कहीं ना कहीं पर आपको ये तीनों पॉइंट बहुत बेहतर वे में याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो कथन वगैरह में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहला, इसको इस तरीके से मान लें कि केंद्र में जैसे कि मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार पर अगर किसी सदन का पूर्ण नियंत्रण होता है तो वो दोस्तों याद रखना वो लोकसभा का होता है। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। साथ ही साथ और किस प्रकार से त्यागपत्र देना होता है, तो वो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसमें दूसरा पॉइंट है कि जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है सदन में, अगर लोकसभा उस बजट को सरकार के को अस्वीकृत कर दे, तब भी उस स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, और यदि वह धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा अस्वीकृत कर दे, तब उस स्थिति में भी दोस्तों, उस स्थिति में भी क्या है कि उस स्थिति में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर इस स्थिति में भी हमने देखा, यहाँ पर भी आपकी लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है। वहीं अगर हम तीसरी शक्ति की बात करें, जो मेनली शक्ति है लोकसभा की, जैसा कि आप जानते भी होंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109, ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 साफ शब्दों में ये बात कहता है कि कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद, ध्यान से सुनना है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें राज्यसभा अपने सुझाव वगैरह दे सकती है, या जो भी वो सुझाव इसमें अपने तरफ से देना चाहती है वो दे सकती है, लोकसभा को दे सकती है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, उन सुझावों को स्वीकार करना या उन सुझावों को स्वीकार ना करना, ये लोकसभा की स्थिति या लोकसभा के ऊपर ही निर्भर करता है, ये बात याद रखनी है। और संविधान में यहाँ तक की भी व्यवस्था कर दी गई है दोस्तों, याद रखना है, यदि धन विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर, ध्यान रखना है, 14 दिन के अंदर राज्यसभा बिना सिफारिश के या सिफारिशों सहित, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की, मतलब कि अगर कोई अपना सुझाव नहीं भी देना चाहती है और उसको नहीं लौटाती है उसकी प्राप्ति की तिथि से, मतलब कि राज्यसभा को जिस दिन से धन विधेयक प्राप्त होता है, मतलब कि राज्यसभा को धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि, ऐसा मान सकते हैं कि जिस दिन से राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होता उस तिथि से और 14 दिन तक अगर राज्यसभा उस विधेयक पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, तब उस स्थिति में संविधान में ये व्याख्या कर दी गई है कि वह दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाएगा, या फिर वह जो विधेयक है वो दोनों सदनों द्वारा पास या पारित माना जाएगा। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि इसमें भी अगर हमने देखा, तो इसमें भी हमने देखा यहाँ भी राज्यसभा से कहीं ज़्यादा शक्ति किसकी है, यहाँ भी लोकसभा की है। तो जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ कि इस टॉपिक को बताने से पहले ही मैंने ये बात आपको स्पष्ट कर दी है कि अगर हम दोनों शक्तियों की बात करें या दोनों जो संसद के सदन हैं उनकी अगर हम शक्तियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं पर लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। एक पॉइंट आपको ऐसा याद रखना है कि उस स्थिति में कई बार कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से हो सकता है, चूँकि हमने अभी ये पढ़ा कि मैक्सिमम ऐसे मामले हैं जहाँ पर लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज़्यादा है, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न हो सकता है कि वह कौन सा प्रकार है या वह कौन सा विधेयक है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्ति है। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि
आप याद रखेंगे संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा पारित कर देती है और राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो वह जो संविधान संशोधन विधेयक है वो समाप्त हो जाएगा। और यदि संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा पास कर देती है और लोकसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो भी वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर लोकसभा और उधर राज्यसभा दोनों को समान अधिकार दिया गया है। और साथ के साथ ये भी बात याद रखेंगे दोस्तों, कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि अगर साधारण बिल के संबंध में यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के संबंध में यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसे नोट करके याद रखें। इस स्थिति में अगर ऐसा कभी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के संबंध में यदि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी बात आपको याद रखनी है। कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है तो इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम लोकसभा के अन्य कार्यों की बात करें तो कुछ इसके और अन्य कार्य हैं, जैसे कि कुछ निर्वाचक के रूप में भी ये कार्य करते हैं, जैसा कि थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, इसके तहत लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर और राज्यों की विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है या राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ये भी उसके एक कार्यों में से एक है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, ध्यान से सुनना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो आपने यहाँ भी कहीं ना कहीं देखा कि लोकसभा का ये भी अपना एक कार्य है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद